मंगल पांडे जी के बारे में तो कुछ ही मत बोलिए। 2020 में कोरोना के टाइम में स्वास्थ्य मंत्री थे वो, और 20 में मेरा पोस्ट उठा के देख लीजिए मंगल पांडे को कैसे लताड़ा गया था। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री नहीं चाहिए। आप खाली इलेक्शन आया तो घोषणा करने आए। अररिया जिला में जोकीहाट प्रखंड में काफी सारे पुल खुले। वो वाला सिस्टम है कि नीतीश जी कभी इधर कभी उधर, जिधर भी तो दोनों के हाथ जी के बारे में प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति ठीक है। अपने यहाँ रोड नहीं देखे, मैंने रोड के ऊपर पानी चलते हुए देखा है। थोड़ी बहुत समझ तस्लीमुद्दीन जी को थी, कुछ लोग उनको सीमांचल गांधी के नाम से जानते थे। हॉस्पिटल 24 घंटा में बन के तैयार हो सकता है। आप कंपेरिजन पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है हमें सीखने की जरूरत है जापान से, चाइना से। सीखिए ना, 24 घंटा में कैसे हॉस्पिटल बना दिया वो। और यहाँ 10 साल से जमीन ही एक्वायर हो रहा है। कभी साला भूमि पूजन शिलान्यास करके गए थे हॉस्पिटल का 2025 में, अभी तक बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है, पेंटो नहीं हो पाया है। तो 15 नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज, डिजिटल युग की नई आवाज, जहां हर जुर्म का सच आएगा सामने और हर खबर होगी बेझिझक और निष्पक्ष। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वह बेहद ही युवा जागृत सोच के हैं और राजनीति में ये इस बार बेहद ही सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मेरे साथ जो हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत पूर्व से ये राजनीति में सक्रिय हैं। इनका नाम है मोहन आनंद जी उर्फ मोहन झा जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उन सभी लोगों को गोड़ छू के प्रणाम, आदाब, नमस्कार। आपको राजनीति की सोच कहाँ से जागृत हुई? सर, फर्स्ट टाइम मैं 2012 में जब मोदी जी पहली बार बिहार आए थे तो पटना में उनकी एक रैली थी, परिवर्तन रैली। उस टाइम में नीतीश जी उनके साथ नहीं थे और वो 2022 में शायद 2012 में सितंबर या अक्टूबर का महीना है, गांधी मैदान में रैली थी और उस घटना में लास्ट में बम ब्लास्ट होता है। आप सबने देखा होगा, जब मोदी जी फर्स्ट टाइम आए थे तो उस घटना में बम ब्लास्ट हुआ था। तो उस रैली में मैं भी था और उस टाइम में महज उम्र मेरा 14 साल था। उस टाइम में 2012 के टाइम में, जिस टाइम में परिवर्तन रैली मोदी जी ने गांधी मैदान में की थी, तो उस टाइम से कहीं ना कहीं सोच थी कि राजनीति में आऊं। एज नहीं था, समस्याएं, परिस्थितियां उस हिसाब से नहीं थी। अभी मुझे लगता है कि मैं 26 साल का हूं। एज के हिसाब से मैं इलेक्शन लड़ने के लिए कैपेबल हूं और इस वजह से मैं इस बार हरबिसन विधानसभा से कैंडिडेट हूं। मैं लोगों से आशीर्वाद, प्रार्थना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने लिए वोट दीजिए, मेरे लिए वोट मत दीजिए। मेरा बैकग्राउंड बिजनेसमैन के रूप में है। मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपके बच्चे को जो स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, इस रोड कहीं कहीं टूटा हुआ है, कहीं पुल पुलिया की समस्या है। आए दिन देखते हैं आप बिहार में पुल नहीं बह जाती है। सर, बिहार के अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे पुल बह जाती है। और एक नहीं पुल, अनेकों पुल। एक दिन में 19 पुल गिर गया था बिहार में। और अररिया जिला में जोकीहाट प्रखंड में काफ़ी सारे पुल गिरे थे। तो सर, इंजीनियर की कमी थी, कंक्रीट की कमी थी, किसकी कमी थी, या नीयत की कमी थी, या कमीशन थोड़ी ज़्यादा हो गया हो, तो इस वजह से कमी थी। पता नहीं, जो भी कमी रही हो उस कमी को सुधारने की ज़रूरत है। आगे ऐसी घटना ना हो, पुल पुलिया ना गिरे, उसको रोकने की ज़रूरत है। वो पैसा जो बहा है, सरकार का पैसा नहीं बहा है, जनता का पैसा बहा है। जनता का खून पसीने से कमाई पैसे हम टैक्स के रूप में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देते हैं सरकार को, वो पैसा बहा है। तो ऐसे सरकार चुने जो आपके पसीने से जो निकाले हुए पैसे हैं उसको समझे, उसके दर्द समझे। ऐसे कैंडिडेट चुने आप जो आपके दुख सुख में आपके साथ रह सके। आप किसी को भी वोट दे, जिसको भी वोट दे, जो भी जीते, उनसे आप जरूर पूछें कि आप काम करने के लिए जीते हैं, गाड़ी पे एमएलए लिखवा के या पटना में आवास लेने के लिए आप एमएलए नहीं बने हैं, काम करने के लिए बने हैं। काम नहीं करिएगा, 5 साल बाद आइएगा तो कोई वोट नहीं देगा आपको। हम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं, आप जो भी कैंडिडेट है
उनसे ये कहिए, या जो जीते हुए लोग हैं उनको कहिए कि आप जो 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में या जो भी आपका टर्म्स रहा है उसमें आपने क्या काम किया है, आप बताइए। या कोई पार्टीगत आता है, कोई मान लीजिए किसी पार्टी के लोग आते हैं, कोई जिला अध्यक्ष आता है, उनसे भी पूछिए सर आपकी पार्टी की सरकार है, राज्य में भी है, देश में भी है, या जिनकी नहीं है जो विपक्ष में है वो भी कभी ना कभी सरकार में रहते हैं। यहाँ तो वो वाला सिस्टम है कि नीतीश जी कभी इधर कभी उधर, जिधर भी तो दोनों के हाथ में लड्डू है। चाहे आरजेडी में जाए तो आरजेडी को 2 साल मिल जाता है, बीजेपी में जाए तो बीजेपी को 3 साल मिल जाता है। सरकार दोनों चलाने को मौका मिलता है। यहाँ पे बिहार है, ये नीतीश जी का शासन है। नीतीश जी के बारे में प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति ठीक, मैं सर उस सवाल पे भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस पे। प्रशांत किशोर जी उनके साथ 2012 से रह रहे थे, 19-20 तक थे साथ में। तो देखिए उनसे ज़्यादा तो हमारी समझ नहीं है। मेरा एज ही टोटल 25 साल है, उससे उतना तो लगभग नीतीश जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं 20 साल से। तो हम तो मोटा मोटा उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री देखे भी नहीं। तो हम यहाँ के जो युवा हैं वो ऑप्शन किस में ढूंढेगा? जंगल राज कोई देखे होंगे, कोई नहीं देखे होंगे। जो देखे होंगे वो जंगल राज को हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं। आपने अभी कहा कि मैं बिजनेसमैन हूँ। एक उद्योगपति से लेकर राजनीति तक की सफर को आप कैसे देख रहे हैं? सर मैं उद्योगपति तो नहीं हूँ, और मेरा पृष्ठभूमि, मैं फॉरबिसगंज अनुमंडल के इर्द गिर्द ही रहा हूँ, और मेरी पढ़ाई लिखाई सारी सब कुछ यहीं से हुई है। मैं बिल्कुल साधारण परिवार से हूँ, और मैं बहुत छोटे से कस्बे से आता हूँ। मैंने अपने यहाँ रोड नहीं देखे, मैंने रोड के ऊपर पानी चलते हुए देखा है। मेरा जब बचपन, मतलब मैं जब 5-7 साल का था तो रोड के ऊपर पानी चला करता था। अभी स्थिति उसके तुलना में कुछ कंट्रोल हुई है, और जहाँ कमी रह गई है उसको पूरा करने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल ये नहीं कहने कि नीतीश जी बिल्कुल काम नहीं किए हैं, जहाँ किए हैं उनकी काबिले तारीफ़ है। जहाँ करने की ज़रूरत है उनको भी करने की ज़रूरत है, स्थानीय विधायक सांसद को भी करने की ज़रूरत है। राजनीति में आपका लक्ष्य क्या है? सर मेरा लक्ष्य है, हम लोग सीमांचल बेल्ट कहलाते हैं इस एरिया को। मेरा लक्ष्य ये है कि हम पूरा बिहार तो नहीं, पूरा सीमांचल में जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो सबसे पहला समस्या है बाढ़। बाढ़ जैसे 8 में आई थी, 17 में आई थी, दोनों बाढ़ ने तबाही मचाई थी। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, उनका घर माल मवेशी सब बह जाता है। ये हमारा अभिशाप नहीं है, सरकार ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ पे नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो इधर से नहीं आते, नालंदा राजगीर साइड से हैं, तो उनको यहाँ की सीमांचल की कोई समझ नहीं है। या तेजस्वी यादव जी पटना रहते हैं, दिल्ली कहते हैं वो IPL खेले नहीं खेले पता नहीं, लेकिन उनको पटना और दिल्ली की समझ है, फारबिसगंज या सीमांचल की समझ नहीं है। थोड़ी बहुत समझ तस्लीमुद्दीन जी को थी, कुछ लोग उनको सीमांचल गांधी के नाम से जानते थे। उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे थे वो। तो जो कमियां यहाँ रह गई, जैसे बाढ़ समस्या है और स्वास्थ्य की बदहाली ना पूरा सीमांचल बेल्ट को परेशान कर रखा है। अगर रात में मान लीजिए 10 बजे को बीमार हो जाए तो आपके पास रेफरल हॉस्पिटल के अलावा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ आप जा सकते हैं। और मान लीजिए किसी का घर जोगबन्नी है, किसी का घर साहेबगंज है, किसी का घर अमहरा है, किसी का घर रमई है, किसी का घर खबासपुर है, किसी का राधिकापुर जिला मोहन है, सिमराहा है, वो कहाँ जाएंगे? अभी आपने कहा कि स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ बहुत ही दयनीय है। मैं भी कहीं ना कहीं इस बातों को मानता हूँ, लेकिन लगातार सरकार के अथक प्रयासों से, और आप ही ऐसे कहें कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा मांग उठाए गई, और कहीं ना कहीं अभी के जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी के द्वारा हमारे अररिया को एक स्वास्थ्य अस्पताल, मेडिकल अस्पताल मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? मंगल पांडे जी के बारे में तो कुछ ही मत बोलिए। 2020 में कोरोना के टाइम में स्वास्थ्य मंत्री थे वो, और 20 में मेरा पोस्ट उठा के देख लीजिए मंगल पांडे को कैसे लताड़ा गया था। तो ऐसा स्वास्थ्य मंत्री नहीं चाहिए। आप खाली इलेक्शन आया तो घोषणा करने आए मंगल पांडे जी। नहीं, वो तो जमीन भी एक्वायर हो गई है, मेडिकल कॉलेज बनने भी शुरू हो गई। 10 साल से एक्वायर हो रखा है। देखिए बन गया एम्स दरभंगा में जी, नहीं बना है। तो सिर्फ हवाई बात करने से नहीं होगा। मतलब आप ये चाइना में हॉस्पिटल 24 घंटा में बन के तैयार हो सकता है।
आप कंपैरिजन पाकिस्तान से करते हैं, पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है हमें सीखने की जरूरत है जापान से, चाइना से। सीखिए ना, 24 घंटा में कैसे हॉस्पिटल बना दिया वो, और यहाँ 10 साल से जमीन ही एक्वायर हो रहा है, कभी साला यहाँ कभी वहाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो अररिया में मेडिकल कॉलेज मिली है, यह सिर्फ हवाई बातें हैं, चुनावी घोषणाएं हैं। जब बन जाएगी ना तब आप भी देख लीजिएगा, हम भी देख लेंगे। एक अभी हम न्यूज वायरल हुआ था बेगूसराय का, 2012 में नीतीश जी भूमि पूजन शिलान्यास करके गए थे हॉस्पिटल का, 2025 में है, अभी तक बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है, पेंटो नहीं हो पाया है। तो 15 साल में हॉस्पिटल नहीं बना पाया, इलाज कब करिएगा, जब आदमी बूढ़ा होकर मर जाएगा तब। आप जो राजनीति में आए हैं, 5 मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके नज़र में? सर मुद्दे 5 नहीं, मेरे पास 50 है, लेकिन जो 5 हैं वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, सड़क है और बिजली है। क्या क्या कदम उठाएंगे आप अगर यहाँ से विधायक बनते हैं? सर मेरा सबसे पहला लक्ष्य है, हम फारबिसगंज विधानसभा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जीते हारे पता नहीं। इस विधानसभा में 31 पंचायत है, 2 नगर परिषद है। फारबिसगंज नगर परिषद में रेफरल हॉस्पिटल आता है, जोगबनी नगर परिषद में सरकारी हॉस्पिटल रेफरल टाइप में कोई भी नहीं है, तो वहाँ पे एक ठीक ठाक हॉस्पिटल देने की जरूरत है। इसके अलावा जो बचे 31 पंचायत, उन सभी पंचायत में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटा ओपन होना चाहिए, और एक डॉक्टर, एक दवाई देने वाला और एक डॉक्टर के साथ सपोर्ट स्टाफ कम से कम होना चाहिए। ये मेरा पहला मांग है। आप कहते हैं कि हम एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और जैसा कि माना गया है कि राजनीति में कहा गया है कि आप पहले घर से मजबूत हो, और जहां तक हम आपको जान पा रहे हैं कि आपका जो जन्म स्थान है वो नरपतगंज विधानसभा से है, और आप राजनीति फारबिसगंज विधानसभा में कर रहे हैं, ये कहां तक उचित है? सर इसमें उचित अनुचित वाला तो कोई बातें नहीं। नीरज सिंह बबलू विधानसभा विधायक है छातापुर से, उनका घर छातापुर है, आप उनसे काहे नहीं पूछते ये बात? हम पले बड़े, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मेरा घर फतेहपुर है, लेकिन हम पूरा बचपन से लेके मतलब 1 साल से या पैदा होने से लेकर के अभी तक फारबिसगंज में रह रहे हैं। मतलब आप एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि मेरा जन्म स्थान जो है मेरी कर्म भूमि जो है वो फारबिसगंज है, ठीक है? तो आप कहीं ना कहीं आपका मन में ये सोच तो नहीं है कि अभी जो कहा गया है कि भारत का सबसे युवा सांसद है लोजपा की शांभवी चौधरी, कहीं उस लिस्ट में आने के लिए तो आप राजनीति नहीं कर? सर हम कोई लिस्ट में आना नहीं चाह रहे, हमको कोई मेडल नहीं चाहिए, ना हम किसी रेस में हिस्सा ले रहे हैं। हम इस क्षेत्र का विकास का मुद्दा उठा रहे हैं, यहाँ का जो काम रुका हुआ उसको करवाने की जरूरत है। देश में आए नए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ काम होना चाहिए। राजनीति में युवाओं की बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी होती है, और युवाएं जो है वो सरकार बनाने से लेकर सरकार गिराने तक की ताकत रखती है। और आपने बताया कि मैं 25-26 साल का हूं, आप भी बिल्कुल युवा हैं और तरोताजगी के साथ राजनीति कर रहे हैं, तो आप अपने विधानसभा के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए हमारे जितने भी विधानसभा के साथी हैं, जो मेरे एज के हैं या जो युवा हैं या जो भी लोग हैं, माताएं बहनें हैं, हम सबको ये कहना चाहेंगे, आप जब वोट देने जाते हैं तो वोट आप जाति देख के मत दीजिए, छाप देख के मत दीजिए। अपना बच्चा का स्कूल का, अपना बच्चा का रोजगार का, अपना घर का स्थिति का, सबको देख के आप वोट दीजिए कि आपके लिए कौन आवाज़ उठा रहा है और कौन विधायक बनने आया है, वो आप डिसाइड करिए। और अब अपने लिए वोट गिराइए, ना पैसा पे वोट गिराइए, ना जाति पे गिराइए, ना दारू पे गिराइए। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे युवा का जनसंख्या 60% है। इटली में युवा नहीं है, सिर्फ बुजुर्ग हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ इतने युवा हैं। उनकी बेरोजगारी जो है वो ऐसा नहीं कि अनपढ़ है, वो हमारे यहाँ के जो युवा अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं। अभी रिसेंटली एक IAS का इंटरव्यू UPSC क्रैक किए हैं, पढ़वा के एक युवा हैं, 44वां रैंक आया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि युवा में आप वो बिल्कुल नालायक हैं या समझदार नहीं है या उनके अंदर कोई कमी है? गुण सारे हैं, पर सरकार या किसी के तरफ से ये कोशिश नहीं की गई कि इनको रोजगार देने की ज़रूरत है, इनको शिक्षा का स्तर और मजबूत करने की ज़रूरत है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग सहयोग बनाए रखिएगा, कमज़ोर मत पड़ने दीजिएगा, और ये हमको कभी फील मत होने दीजिएगा कि हम अकेला हैं।
आप सबका सहयोग आशीर्वाद से हम विधानसभा चुनाव में मैदान में हैं और आप सबका प्यार और आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपके आदर्श नेता कौन हैं जिनसे आपको राजनीति की प्रेरणा मिली? सर मेरे आदर्श बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अगर एक दो की बात करें तो मैं जवाहरलाल नेहरू को मानता हूँ। उनके कई सारे अवगुण हैं तो कई सारे गुण भी हैं। उनको जिस स्थिति में देश मिला था वो आज़ाद भारत का पहला देश था, उसके बाद भी उनकी सोच IIT IIM ऐसी सोच थी। अभी वाले की ऐसी सोच नहीं है, तो हम आदर्श जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं। राजनीति में आपकी जिज्ञासा क्या है? बिहार की जो स्थिति है, जो हम लोग रैंक में शायद लास्ट में आते हैं या एक दो ऊपर आते हैं पीछे से, उसको ऊपर से करने की जरूरत है। पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की जरूरत है। रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला युवा बनाने की जरूरत है। हमारे युवा के अंदर टैलेंट है। सरकार को उनको जो भी सहयोग कर सकता है, चाहे लोन देने की जरूरत है या शिक्षा के क्षेत्र में कोई जरूरत है, तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। आपने अभी तक ये घोषणा नहीं किया है कि हम किस पार्टी से उम्मीदवार होंगे। आप अपने जो बैनर है नमस्ते फॉरविसगंज, उसमें आप लिखे हैं संभावित प्रत्याशी। तो आप किस पार्टी से विधानसभा चुनाव को लड़ रहे हैं? सर देखिए, मेरे परिवार से पहले कोई राजनीति में नहीं है, तो मैं ऐसा कि मेरे पिताजी या दादाजी या नाना जी विधायक सांसद थे जो हमरा अप्रोच लगा देंगे तो हमको टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और हम 2 करोड़ 3 करोड़ दे के टिकट नहीं खरीदेंगे। सभी पार्टी का स्वागत है। हम कुछ लोगों को अपना बायोडाटा भेज रखे हैं। आपसी समन्वय और हमारी विचार अगर मिलेगा तो हम किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर किसी पार्टी ने आपको इस बार मौका नहीं दिया तो जनता जैसे कहेगी, फार्गुसन विधानसभा जैसा कहेगा वैसा कर लेंगे। कहीं ना कहीं आप निर्दलीय भी जाना चाहेंगे? ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो सकता। हमारे साथ पूरी बहुत बड़ी टीम चलती है, वो जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में आपके उज्जवल भविष्य की क्राइम दर्पण न्यूज की समस्त टीम आप ये कामना करती है कि आप आगे बढ़ें और प्रगति पे चलते रहें। ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।